हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अकल मंदिर चैनल में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10th की क्लास के गणित विषय गणित में या सब्जेक्ट गणित को एक सिंपल और महत्वपूर्ण टॉपिक को चैप्टर का नाम जैसे वास्तविक संख्या नेचुरल नंबर है बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स या रूल्स याद करने में दिक्कत होती है तो लेकिन आज आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसको किसी भी सवाल चुटकी में कर सकेंगे। तो चलिए कि बिना देरी शुरू करते हैं। ये अपना यूपी बोर्ड 2026 और 2027 के लिए मतलब जो अभी दो सब चल रही है अपन 2026 के लिए बस 27 के पेपर होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और अपन मैथ्स 10th के लेंगे, मास्टर माइंड मैथ्स की किताब के सवाल हैं ये। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, डे वन से सीखेंगे और एक्सरसाइज को शुरू से करेंगे। बस आप लोग नोट्स अपना बनाते चलिए और मैथ को जो समस्या नहीं आ रही कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये है यूपी बोर्ड 2000 यूपी बोर्ड 2026 से 70। ठीक है, यूपी बोर्ड के मास्टर माइंड बुक्स के ये सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना वन, प्रश्नावली वन ए। कौन सी की प्रश्नावली? प्रश्नावली वन ए। कौन सी की प्रश्नावली? प्रश्नावली वन ए है। ठीक है, प्रश्नावली वन ए के अपन सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम आपको डेफिनेशन बता दें। भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जस्ट एक मिनट होगी आप लोग, तो मैं सेट कर लूंगी बोर्ड को। ठीक, भाज्य और अभाज्य संख्याएं चालू करते हैं। तो जैसे भाज्य संख्याएं हों, पहले भाज्य या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कहते हैं अपन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे है अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल वे वे संख्याएं जो केवल वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं एक और स्वयं अपने आप से पूरी तरह विभाजित होती हैं। अपने अपने आप से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ठीक है, विभाजित होती हैं, उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं अपन। उदाहरण में 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। दो है, यह है, दो यह है सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। दो यह है सबसे छोटी और एकमात्र अभाज्य संख्या है। तो समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल, कौन सी? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं अपने आप से पूरी तरह विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनमें केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। क्या होती हैं? जिनमें केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? जिनमें केवल दो ही गुणनखंड, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। दो यह सबसे छोटी और एकमात्र अभाज्य संख्या। दो ये सबसे छोटी और सम भी है। क्या है? सम भी है, ध्यान रखना है इस चीज को। सम भी है और दो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, क्लियर है इस चीज को? समझ में आया? अब भाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं। कैसे होते हैं? वे केवल जिनके स्वयं के अपने अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं,
उन्हें हम कम से कम गुणनखंड होते हैं, लेकिन इनके गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाजक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? या भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यहाँ पर हम डेफिनेशन ले, आपको नोट हो गया होगा, ठीक है, इसको मैं बता। ठीक है, आगे लिखता हूँ। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या कौन सी संख्या? भाज्य भाज्य संख्या जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम, जिनके वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं, एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कम से कम, कम से कम गुणनखंड, क्या गुणनखंड होते हैं, यानी दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। और देखो, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना बना खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। अंक गणित के आधारभूत पर प्रमेय को परिभाषित कीजिए तथा इसका उपयोग बताओ। प्रमेय को परिभाषित कीजिए और इसका उपयोग बताइए। तो देखो, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे गुणनखंडित भी किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले द्वितीय वेक्टर होते हैं। जैसे अंक गणित के आधारभूत, जैसे उदाहरण के लिए हम 60 लेते हैं। क्या लेते हैं? 60। हम 60 के फैक्टर करेंगे तो कितनी बार? जैसे किया हमने, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी? 1 बार। 2 गुणे 5 बार। ठीक है, क्लियर है इस चीज को? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है इस चीज को? तो परिभाषित कीजिए, तो मैंने परिभाषित किया है इसको, परिभाषा समझिए। देखो, ये चीज समझ आया? देखो, परिभाषा समझो। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय क्रम होता है। ठीक है, व्यक्त किया से क्लियर चीज को समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर देखते हैं। क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 30 80 है? कारण क्या 30 80 हो सकता है? कारण दीजिए। देखो, नियम ये कहता है किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उनके एलसीएम को पूरी तरह विभाजित करें। ठीक है, तो पहले मैंने को चेक कर, क्या करते हैं? चेक करते हैं कि 380 डिवाइडेड 12 कितनी? 18। कितनी बार कटेगा? 190/9। मतलब अगर इसको भाग देंगे डिवाइजन में तो कितना आएगा? जो मैं को भाग देंगे वैसे 190/9 कितना है? 2.1 बनाया। कितना है? 2 कितना आना? 2 21.11। ठीक है, ये आ। अब देखो, 18 से 3 तक कुछ विभाजन नहीं हो रहा है, शेषफल शून्य, इसलिए किन्हीं दो संख्याओं को
18 एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं हो सकता मैंने बताया, क्योंकि क्योंकि 18 से 380 पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। यह शेष पद शून्य नहीं हो रहा, इसलिए इसलिए किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। ठीक है, समझा गई चीज को, मतलब ये कहना चाहता है 380 से 18 डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 300 से विभाजन नहीं हो रहा, इसलिए क्या है ये, एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री को पूर्ण कीजिए तथा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात। ठीक है, फैक्टर ट्री को पूर्ण कीजिए, जेड का मान ज्ञात करना है। वृक्ष है 18 से नीचे 5 और 371। तो गुणनखंड वृक्ष के अनुसार हम हल करना शुरू करें। ठीक है, देखो पहला है जेड का मान ज्ञात करना, जेड का मान ज्ञात करना। वृक्ष 1855, कितना है 1855 के नीचे 5 और 371, 371 है, 371 है। उसके नीचे संख्या दी जा रही है, ठीक है, उसके नीचे के दो हिस्से 7 और जेड हैं। ठीक है, सोल्व करो। जैसे 7 इंटू जेड बराबर 371। ठीक है, तो जेड बराबर 371/7, तो कितना आया 53। तो जेड का मान कितना आया 53। ठीक है, अब दूसरा 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 देखो, बाई की दो शाखा, बाई की दो शाखा 3 और 1855। ठीक है, तो बाई बराबर 3 इंटू 1855, तो बाई बराबर 55 65। ठीक है, अब तीसरा 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 एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ऊपर की दो शाखाएं, ऊपर की दो शाखाएं एक्स बराबर 2 इंटू वाई, एक्स बराबर 2 इंटू में 5565, क्योंकि ये बाई का मान निकला था, ऊपर देखो ये निकला था बाई का मान
55 65, तो लग दिया 55 65। एक्स बराबर कितना आ गया? 11, 111 30। ये एक्स का आ गया। अब तीनों की मान निकल के आ गए अपने। कैसे यार? देखो, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1 11 30। ठीक है, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 55 65। जेड की वैल्यू कितनी आई थी? 53। देखो शुरू से समझो। जेड का मान ज्ञात करना है तो वृक्ष 18 जो क्वेश्चन था अपना, 18 से 55 के लिए 5 और 371, और उसके नीचे कितने हैं? दो हिस्से हैं, 7 और 2। ठीक है, 7 और जेड का मान ज्ञात करना था। ठीक है, पहला अपन ने निकाला 7 × जेड 371, जेड बराबर 371 का भाग दिया अपन ने इसमें, 0 में इसको भाग दिया, तो कितने हो गया? 53। तो ठीक है, इसका मान निकल गया, जेड का मान निकल गया। ठीक है, अब जेड का अपन ने मान निकाली, तो बाई के दो दशक है 3 और 1855। बाई बराबर कितना है? 3 × 1855। बाई की वैल्यू कितनी? 3 निकल के आई थी। बाई की वैल्यू कितनी? 3 थी, 3 और 18 गुणा किया तो 55 65 आ गया। कितना आ गया? 55 65। तो बाई की वैल्यू कितनी आई थी इसमें? बाई की वैल्यू आई थी 1800, वो बाई 55 65 कितनी? 55 65। अब इसके बाद जब अपन ने जेड एक्स का मान ज्ञात करना, तो ऊपर की दो शाखाएं थी, एक्स बराबर 2 × बाई, तो एक्स बराबर 55 65 गुणा करके कितना? 11 130। तो ये किसका मान है? जेड का मान आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे देखते हैं। गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, देखो एक जो थोड़े क्वेश्चन क्या है अलग टाइप के हो, मतलब कुछ नीचे कुछ ऊपर होगा, तो आप लोग मिला लेना। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, ये अपना जो लघुत्तरी का साइंस है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग कर, किसका? गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 और 314 गुणनखंड को गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इनका एचसीएफ तथा लासार ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अपन लोग, समझो इस चीज को। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना 612। 612 के गुणनखंड पर कितने करना? 612। अब देखो, अपन ट्री से करना। ठीक है, तो 612 में अपन 2 का भाग देंगे, तो कितनी बार कटेगा जी? 306 बार। कितनी बार कटेगा? 306 बार अपन जब इसमें 2 का भाग। ठीक है, अब इसके बाद फिर अपन इसमें 2 का भाग देंगे इसी में, तो कितनी बार कटेगा? 153 बार। ठीक है, फिर इसमें अपन 2 का भाग देंगे। अब इसमें दूसरे से कटेगा नहीं, किसी तो संख्या है, तो कितने से कटेगा? 3 से। तो कितनी बार कटेगा जी? 51 बार। कितनी बार कटेगा? 51 बार। कितनी बार कटेगा? 51 बार। इसमें फिर अपन 3 से भाग देंगे, तो कितनी बार कटेगा? 17 बार। अब 17 बार कटेगा, 17 कोई संख्या ऐसी होती नहीं है, तो ये कितनी बार कटेगा? 17 बार कटेगा। तो इसका जो ट्री क्या बना? 306 में 2 2 3 3 और 17। कितना? 17। 17 एक आवाज संख्या 17 से कटेगी। अपन ने 2 में इसमें भाग 306 है, फिर इसमें भाग 153 है, इसमें भाग 51 है, इसमें 17 है, मतलब इसमें अपन इसको भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग। इसका इसमें क्या देंगे? भाग। ठीक है, इसमें इसको 306 आया, इसके 306 में 153 आया, इसमें इसमें 51 आया, इसके इसमें 117 आया। ठीक है, तो अपन ने 612 अभाज्य गुणनखंड कितने निकल गए? 612 के अभाज्य गुणनखंड कितनी है? 2 × 2 × 3 × 3 17। 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार चढ़ा दो। 3 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार चढ़ा दो। 17 कितनी बार है? 1 बार, 1 बार चढ़ा दो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो दूसरा, देखो 13 14 का गुणनखंड वृक्ष बनाओ। अब कितने का बनाना अपन को? 13 14 का, कोई दिक्कत नहीं है, 13 14 बना लेंगे अपन लोग। ठीक है, पिछाई दो सम संख्या है, 2 से भाग दो। कितनी बार कटेगा जो? 657 बार कटेगा। दो दो छक्के 12, एक बचा। दो पंचे 10, दो सत्ते 14, एक बार 70 हुआ। ठीक है, फिर अपन इसमें भाग देंगे कितने का? बचेंगे 3 का। कितने का? तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसमें तो 2 9 3 27, कितनी बार गए? 219 बार। अब फिर इसमें अपन 3 का भाग देंगे, 3 7 21 और 3 3 9, तो कितनी बार? 73 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 73 बार। अब देखो 73 एक आभाज्य संख्या है, क्या है? अब तो कटेगा नहीं, तो कितना आया? 2 3 3 और 73। तो 13 14 कितने आए?
दो गुणे तीन गुणे तीन गुणा में 73। दो कितनी बार आया? एक बार। तीन कितनी बार आया? दो बार। 73 73। ठीक है। अब देखो, अब इनका निकालो एस सी एफ। ज्ञात करना, क्या निकालना? एस सी एफ। अब इनका एस सी एफ हम कैसे निकालेंगे? देखो दोनों में कॉमन देख लो, क्या निकालना? एस सी एफ। अब देखो, अब इसमें देखो, हम बताएं आपको, इसमें ये दो की घात है एक, तीन की घात है दो, वो इसमें देखो कितना आया था? दो की घात है दो, तीन की घात है दो। तो इसमें दो में और एक में कितनी बार? एक कॉमन है ना। कितना है देखो, ये समझो, यहाँ पे समझो। असल में ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ये किसका है? 13 14 का है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो तुम, यहाँ पे कर दो, ठीक है। जैसे हमने बाद में कर लेना इसको। देखो ये अपन निकाल लिया यहाँ पे। चलो, किसका निकाला था तुमने? तेरे को मैं 612, किसका निकाला था? 612 का। कितना निकल के आएगा? दो की घात है दो, तीन की घात है दो, और गुणा में 17, ठीक है। इसे पेज नहीं, ठीक है बात। इसके बाद 13 14, कितना? 13 14, 13 14, ठीक है। 13 14 अपन ने कितना निकाल के आए थे? 13 14 कितना निकाल के आए थे? दो की घात है, दो की घात है एक, दो की घात है कितना निकल गया? दो की घात है एक। तो ये और फिर कितना? तीन की घात है दो, गुणा में 73। अब अपन उसमें जानेंगे कॉमन निकालना, क्या निकालना? एस सी एफ। एस सी एफ कैसे निकालेंगे अपन? इसमें देखो दो है, इसमें देखो, मतलब इसमें दो के पहले एक ही आया होगा ना, पक्का ना, क्लियर है? तो कितना लिया अपन? दो की घात है एक। तो इसमें देखो, ये एक है, इसमें एक के बाद ये दो, तो एक इसमें मेरे, इसमें कॉमन एक ही आ रहा, एक इसमें भी तो आया होगा। दो की घात है एक, ठीक है। अब उसके बाद तीन की घात है दो, तीन की घात है दो हो गया, ठीक है। अब ना गुणा कर लो, दो की घात है दो, तीन की घात है नौ, नौ दूनी 18। एस सी एफ कितना आ गया? 18। अब कैसे निकालना? एलसीएम, क्या निकालना? एलसीएम। ऐसे निकलेगा एलसीएम। एलसीएम को कितनी बार आया? दो कितनी बार? दो बार आया, दो बार आया। तीन कितनी बार आया? दो बार आया, ठीक है। और 17 कितनी बार आया? एक बार आया। 73 कितनी बार आया? एक बार आया। तो क्या करना? गुणा कर लो, क्या कर लो? गुणा कर लो। देखो गुणा कैसे करेंगे अपन? पहले कितना आया? दो की घात है दो, मतलब चार, कितना? चार। फिर इसके बाद कितना आया? तीन की घात है दो, मतलब नौ, कितना? नौ, ठीक है। फिर इसके बाद नौ के बाद नौ हो गया। फिर कितना है? 17, कितना? 17, ठीक है। 17 का कितना है? 73, कितना है? 73। टोटल कितना आ रहा? और कैसे? नहीं, गलत हुआ, जिसमें होगा ना, ओके, दोबारा करो। दो की घात है दो, कितना है? चार, गुणा में नौ, गुणा में 17, गुणा में 73, गुणा 12 41। हाँ, और एक मिनट, 73 जी आया, 12 41। चार 12 41 हो नहीं रहा। ये यार, 73 गुणा 17, 12 41, इंटू में 36 करो, जे आओ, ठीक है। अपन गलत कर रहे थे, कितना है? 44 676, कितना है? 44 676, कितना है? 44 676, ठीक है। जे अपना कितना निकल के आया था? एस सी एफ। क्या निकला था? एस सी एफ। जे क्या निकला अपना? एल सी एम, ठीक है। जे एस सी एफ है, जे एल सी एम। अपन से क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? तो एलसीएम एस सी एफ क्या था? निकाल दिया अपन ने ब्रश करके, ये निकल के आया, ये निकल गया, ठीक है। समझ आ गया कोई चीज? दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझा दें एक बार। देखो, समझो दोबारा। देखो, क्वेश्चन था, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 13 14 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिनका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करो। भाग कितना? जैसे एलसीएम ने कहा त्रिगुणात्मक 612, दो का इसमें भाग 306 आया, तीन का 153 आया, तीन का इसमें भाग 51 आया, इसमें 17 आया। 17 वही संख्या नहीं, इसे काट दी। अपन ने किया दो गुणे तीन गुणे 17। तो दो कितनी बार है? दो बार। तीन कितनी बार है? दो बार, दो बार 17। फिर अपन ने 13 14 गुणनखंड किया, तो कितनी बार? 657 बार किया, फिर से 219 बार, फिर से 75 बार, है ना।
तो इसमें कितने बार 2 × 2 × 3 × 3, 2 की घात 2 बार 1 बार आया, 3 की घात 2 बार 2 बार आया, वो 73 हो गया। ठीक है, अपन ने इसमें कॉमन ले लिया, जो लिखा था वही लिख दिया। अब इसमें दो की एक दो एक बार आया, एक बार, 3 2 बार आया, फिर दो दो गुणा में 3 का इस 2 का तो 9 3 18 हो गया। ठीक है, अब इसमें एलसीएम देखो, दो कितनी बार आया, 2 बार आया, एक 2 बार आया ना, 3 की 2 बार आया, 2 बार आया, 17 एक बार आया, 73 बार गुणा करिए कितना, 44 76, एलसीएम करो, एलसीएम करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा दो, संख्याएं 72 80 और 120 का एलसीएम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए निकालिए। ठीक है, आपसे कह रहा है आधारभूत प्रमेय करके निकालिए, मतलब आपसे फैक्टराइजेशन करके निकालो, विधि प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, मतलब फैक्टर कर। ठीक है, देखो बताते हैं। फैक्टराइजेशन ऐसा होता कि जैसे अपन गुणनखंड कर दो, जैसे हमने गुणनखंड किया, जैसे हमने इसमें मान लिया। ठीक है, ये 72 का। ठीक है, अब अपन को पेपर में ऐसा नहीं करना है। अगर आप बाबू ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाए, क्या हो जाए, गलत। तो अपन कैसे करेंगे, देखो पहले अपन इसको कर लेंगे। जैसे अपन 2 बार किया तो कितनी बार, 36 दूनी 72, कितनी बार गया, 36 बार गया। फिर 2 से किया 18 बार, फिर 2 से किया 9 बार, फिर 3 से किया 3 बार, और 3 एकम 3, मतलब कितना है, गुणा में आया कि नहीं आया। तो यही चीज को अपन कर सकते, बट अपन को सामने नहीं, होगी अपन से पूछ रहा आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए निकालिए अंकगणित के आधार, मतलब किसके, अंकगणित के आधारभूत पर। तो अपन कैसे करेंगे, देखो इसको मिटा दे पहले हम। ठीक है, देखो मिटा दें हमने, इसको मिटा दें। ठीक है, क्वेश्चन समझो अपन को कैसे करना है, वो समझ आया कितनी चीज है, क्लियर है। 72 के फैक्टराइजेशन करें, कितने करेंगे, 72 के फैक्टराइजेशन। तो 72, 2 का भाग 2 72, कितनी बार गया, 2 बार से किया, 2 से किया 36 बार, फिर 2 से किया तो फिर अपने 18 बार, फिर 2 से किया 9 बार, कितनी बार गया, 9 बार, फिर 9 से 3 बार, 3 तिरका और 3 एकम 3, 72 हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसी प्रकार के 80 की करो, कितनी करो, 80 के। 80 कैसे करेंगे, 2 से काटो तो कितनी बार गया, 40 बार, फिर 2 से काटो तो 20 बार, फिर 2 से काटो तो 10 बार, फिर 2 से काटो तो 5 बार। ठीक है, 4 बार हो गया गुणा, फिर 5 से 5। ठीक है, क्लियर है। अब 120 को करो, किसका करो, 120 को। 2 से काटोगे तो 60 बार, 2 से काटोगे तो 60 है, 230 बार, फिर 2 से काटोगे 15 बार, फिर 2 से काटोगे, 2 से 15 कट गया, 3 से काटो 5 बार, और 5 3 से। अब देखो अपन अब इसमें फैक्टराइजेशन करें, मतलब घात में ले आएंगे, कैसे मिलाएंगे, घात में ले आएंगे। दो कितनी बार आया, 1 2 3, कितनी बार आया, 3 बार, 2 की घात है 3, इंटू 3 कितनी बार आया, 2 बार, 2 3 की घात है 2। ठीक है, ये निकल गया इसका। अब इसमें 2 कितनी बार आया, 4 बार, 2 की घात है 4। 5 कितनी बार आया, 1 बार, 5 को 1 बार। ठीक है, अब इसके बाद 120 में 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। ठीक है, क्लियर है इस चीज को। अब आपसे ये पूछ रहा है एलसीएम निकालने के लिए सभी अभाज्य संख्याओं की बड़ी घात लेंगे, क्या लेंगे, बड़ी घात लेंगे, क्या लेंगे, बड़ी घात लेंगे। तो हमने क्या बोला आपसे, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए लिखना पड़ेगा अपन को, निकालने के लिए सभी अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेंगे। ठीक है, तो की सबसे बड़ी घात कितनी थी, 4, ठीक है ना, 4 थी। 3 की सबसे बड़ी घात क्या थी, कितनी थी, ठीक है, 3 की कितनी बड़ा है, 3 की घात है 2। अब इसके बाद 5 की कितनी थी, 5 की घात है 1। ठीक है, क्लियर है, एलसीएम निकालें। तो 2 की घात है 4 कितना आएगा, 16, 3 कितना आएगा 9, 5 कितना आएगा 5। तो जब कैसे करेंगे, 16 गुणा 9 गुणा में 5 कितना आएगा, 720, कितना आएगा, 720, जेब में गया 8। समझ आ गया मुझे कि नहीं आया, क्या क्या घात लेनी थी वो कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी जांच कीजिए कि क्या
किसी प्राकृतिक संख्याएं n के लिए, किसी n के लिए 6 की पावर n अंक पर जीरो समाप्त हो सकती है। क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। तो नियम, कोई भी संख्या अंक जीरो पर समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों शामिल हो, यानी 2 गुणा 5। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई संख्या अंक जीरो तब समाप्त होती है, क्या होती है? तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल, यानी 2 गुणा 5। तो 6 गुणन करने पर तो कितना आएगा? 6 गुणन करने पर कितना आएगा? 2 × 3, मतलब n। तो 2 की पावर n × 3 की पावर n, तो 6n के गुणनखंड निकाले अपन ने, 2 और 3। 5 उपस्थित नहीं है तो जीरो नहीं होगा, इसलिए हमारे पास शून्य पर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 6 की पावर n शून्य पर नहीं हो सकती, शून्य पर नहीं हो सकती। क्लियर है इस चीज को? चलो, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं अपन लोग। 29, 51, 91 SCF अंकगणित आधारभूत प्रमेय के द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन एलसीएम ऐसे SCF निकाल लेंगे। कितना है? 26, 13 दूनी 26, 13 × 2, 51, 51, ठीक है। 13 × 17, 3 × 17 सॉरी, 91, 7 × 13। SCF का नियम देखो, वह संख्या जो तीनों गुणनखंडों कॉमन हो। क्या हो? कॉमन, तीनों में हो, कॉमन हो। जिसमें हम देख सकते हैं तीनों संख्याओं में एक भी संख्या अभाज्य ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। 13 केवल 26 और 91 और 51 में नहीं, क्यों नहीं है? मतलब 13 सिर्फ 26 में है और 51 पर, 51 में नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो, देखो चीज ध्यान रखो, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सार्वगुणनखंड एक होता है। क्या होता है? एक। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक। जब, लिख लो चाहे इस चीज को नोट में लिख लो, जब भी कुछ भी कॉमन ना हो, क्या हो? जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका गुणनखंड क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। क्लियर है इस चीज को? क्या होगा? एक। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो देखते हैं 5 में, देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ को इस तरफ कर दिया हम लोगों ने। सम्मुख गुणनखंड वृक्ष की अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। बाई का मान एक्स, बाई का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, मतलब थोड़ा देख लेना आप लोग। ठीक है, हम इसको मिला लेंगे क्योंकि बुक हमारे पास होनी है। वो पीडीएफ में जैसा तुमने लिख दिया वैसा दिखेगा। बाई का मान ज्ञात करना, तो कोई संख्या नहीं है, तो बाई का मान ज्ञात करने के लिए तो संख्याएं, शाखाएं 3 और 7। क्या है? 3 और 7। क्या है? 3 × 7 या 3 और 7। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21, तो इंटू हो जाएगा, 3 × 7, 21 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना आएगा? 21। लेकिन x का मान ज्ञात करने के लिए x के ऊपर की संख्या 2 है, लेकिन अगर हम x के नीचे रखते हैं तो इससे भाई नहीं मिल पाएगा। वो सवाल मुझे नहीं आ रहा कैसे, अधूरा सवाल है। ठीक है, हम देख लेंगे इसके बाद में। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखना 5वां क्वेश्चन। ये देखो, ये लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, 38, 25 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको लास्ट में देख लेंगे क्योंकि ये सवाल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसा है, मतलब है पूरा है या अधूरा है। ठीक है, जितना हमने दिमाग लगाया है इसको। सवाल देख लेंगे पहले, कल हम आपको बता देंगे। देख लेंगे सवाल जो भी होगा ठीक है, देख लेगा लास्ट में देख लेगा। हाँ, 38, 25 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, 38, 25 के गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करोगे? 38, 25 के अंत में कितना है? 5, इसलिए 5 से विभाजित होगी, अंकों का योग कितना होगा, मतलब विभाजित करने के लिए करना पड़ता है। देखो, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, इसके रूप में करना
गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे करोगे? वही नियम हमने बताया आपको, क्या बताया? वही नियम है। गुणनखंड कर लो पहले इसको। ठीक है, 1275 बार कटेगा पहले। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे 38 25 हो गया, कितना है? 38 25 काटोगे इसको पहले 3 से, तो कितनी बार कटेगा? 1275 बार। कितनी बार? 1275 बार। फिर 3 से काटोगे तो कितनी बार कटोगे? 425 बार कटोगे। कितनी बार कटेगा? 425 बार। फिर इसको 3 से काटोगे तो कितना? 3 से 425, 3 से काटोगे कितनी बार? 425 काटोगे तो कितनी बार कटेगा? रुकना, कोई नहीं, 325 काटना तुमको। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 1275 बार। ठीक है, ये 1275 बार अपन को 3 से 12 तक काटेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, तो कितना बचा? 1, 3 × 5 = 15, तो कितने? 425 बार कटा, तो मतलब एक बार 3 कट गया। फिर दूसरी बार अपन ने 425 को 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 फिर 12 से 425 बार कटेगा। तो अब देखो, पहले अपन ने 38 25 को 3 से काटा तो 12 बजे तक, फिर अपन ने 3 से काटा तो कितनी बार? 2 बार काट चुके ना इसको। तो फिर कटेगा 425 बार। अब 425 5 से कटेगा, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 से कटेगा जी, 17 अपना 50 ही हो जाता, तो फिर 5 से कटेगा जी। अब कितना है? 17, तो 17 तो एक ही बार कटेगा, तो कितना आया? 17। इसको कॉमन फैक्टर में लाएंगे तो कितनी बार आ रहा है? सीखा था 38 25 को ले आएंगे 2 बार, 3 की घातें 2, 5 की घातें 2, 7, 17 है जो, कितना है? 17। ठीक है, ये अपना क्या है? आंसर। ठीक है, क्लियर हो? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 क्या है? देखो, एक सम संख्या है, समझो, सिंपल है ये। कैसे करना? तो सम संख्या है तो 2 से काटोगे पहले, तो 140 करो, कितनी बार कटेगा? 70 बार कटेगा। 2 बार, फिर कितने? 35 बार कटेगा। फिर कटेगा 5 बार कटेगा। फिर कितनी बार? 7 बार कटेगा। तो कितनी बार इसका गुणनखंड कैसा आएगा? 140 का 2 की घातें 2, 5 की घात एक बार और 7 एक बार। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। यदि 26 तथा 169 का एचसीएफ 13 है, और 13 है, तो 26 तथा एस 169 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसका सूत्र होता है पहली और दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? 26। दूसरी संख्या कितनी है? 169। एच सी एफ बराबर कितना है? 13। ठीक है, पहली और 13 इसलिए है, 13 से काटोगे तो 26, और 13 से 69, 13 से कटेगा, सब सब दो में से 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, अब इसका मान कैसे निकाल? पहली और दूसरी संख्या निकाल लो, क्या ना? पहली और दूसरी संख्या कितनी बड़ी? 26 है और 169 है। ठीक है, और एच सी एफ कितना है? 13। एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो एलसीएम बराबर 26 गुणा में, एलसीएम बराबर 26 गुणा में 169 बटे में 13। फिर किट काट दो, 13 दूनी 26, 2 बार कटवाओ, 169 गुणा 2 कर दो, कितना हो गया? 338। का आ गया एलसीएम। ठीक है, क्लियर है इस चीज को? हम्म, तो ये आप लोग कर लेना होमवर्क में। ठीक है, वैसे सवाल है, कोई अलग नहीं है, नहीं है तो वो बताना मुझे। ठीक है, घर से कर बताना उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, जो बताना है वो बता देते भाई, उसमें लगेगा नहीं बता ही नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया क्या? हाँ, 2 आ गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा। 10वां दो, ये थोड़ा बताना रहेगा। ठीक है,
तब भी याद हो जाएगा आपको। यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 है तो एचसीएफ 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अपन से किसका मान पूछ रहा है? अपन से ए का मान। ठीक है, पहली संख्या मान लो ए। ठीक है, दूसरी संख्या अपनी क्या है? 118 के लिए एलसीएम 36, एचसीएफ 2। हम लगाओ ए इंटू में 18 बराबर 2 गुणे 36। ए इंटू 18 बराबर 18 दूनी 36। तो कैसे कैसे काट दोगे भाई? देखो, एचसीएफ कितना है? 2। ए इंटू में 18 बराबर 2 गुणे 36। ठीक है, ए गुणे 18 बराबर में 72। ठीक है, कैसे आया? 36 दूनी 72। तो ए बराबर 72/18, तो 18 से 4 72। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कितनी आ गई? 4 का आंसर। क्लियर है इस चीज को? समझ गए? ए की, ए फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, एलसीएम एचसीएफ ए इंटू 18 2 × 34 34 दूनी 72 दूसरा बटा 72 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2 बाई की मान 0। तो इन संख्या को निकालना है, एस सी एफ की संख्या और बाई की संख्या क्या निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सवाल, जब हमारे पास हो तो सिंपल ही सवाल है। ठीक है, देखो समझो इस चीज को। अपन से पूछ रहा है एच सी एफ एक्स और पाई। ठीक है, कितना है? सवाल में है 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है, बाई बराबर 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 3। ठीक है, क्लियर है इस चीज को? ठीक, ओके। दो सबसे छोटी घात क्या है? दो सबसे छोटी घात है, क्या है? दो सबसे छोटी घात है। दो दो, दो की घातें 3, दो की घातें 2 लोग हैं। तीन सबसे छोटी घात, 3 की घातें 3, 3 की घातें 1, 5 छोटी घात। ये चीज अपन कॉमन लेंगे एस सी एफ। क्या लेंगे? एस सी एफ में जी यहाँ पे देखते हैं। 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है, अब एच सी एफ एक्स बाई 2 की पावर को कितने? 4 गुणा 3 गुणा में 5 की स्क्वायर कितने? 25। टोटल करो कितने में आ जाए? 300। कितने में आ जाए? 300 आ जाएगा। ठीक है, अब एस सी एफ कितने मारो? 300। कितना मारो? 300, जो अपनों का है आंसर। घातांक रूप में लिखने तो 2 की पावर 2 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 5 की पावर 2। क्लियर है इस चीज को? समझ में आ गया? ये अपन ने सवाल था। ठीक है, एक्स वाई में 2 की पावर कॉमन ले ले, 2 की पावर 3 तो 5 की पावर 2, तो गुणा करके कितना होगा? 300। अब आंसर आया 300 कितने जा रहा है, तो अपना वो आंसर आ रहा है। ठीक है, ये अपना सवाल था। और बाकी अपने सवाल ये हैं। देखो, आप लोगों को वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए ध्यान रखना। पता चले कोई देखो वीडियो हो। देखो, अपने क्वेश्चन थे, ये अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, अपनी यूपी बोर्ड की है। ठीक है, क्लास 10th है। क्या? क्लास 10th है। ठीक है, जिसको अपन ने बिल्कुल फ्री, ना कोई पैसा ना कुछ ना कुछ, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री कंटेंट, नो ऐड। मैं आपके इस वीडियो पे ऐड भी नहीं लगा रहा। ठीक है, कि आपको ऐड में कोई दिक्कत हो, कि भाई ऐड में कोई समस्या, मतलब ऐड से दिक्कत होना ये कि वीडियो देखते समय अपन को ऐड आ जाते, समझ रहे? वो भी मैं पेड प्रमोशन भी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सोचोगे सब्सक्राइब ही नहीं है तो कुछ नहीं, उसमें अपने ऊपर निर्भर होता है। अपन उस पर लगा सकते हैं जितने भी सब्सक्राइबर हो, तब भी अपन लगा सकते हैं उसको। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है कि अपन ने सब्सक्राइब तभी ऐड आता है। अपने आप मोबाइल से ही बताओ, अगर आप उसमें ऐड लगाना चाहते हो तो अपन खुद लगा सकते हैं, बट हम नहीं लगाते उस चीज़ को।
क्योंकि आप जैसे आप लोग पढ़ रहे हो बीच में अटक तो मन नहीं लगता। तो देखो अपना ये यूपी बोर्ड 10th की है, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 1A को बहुत अच्छी तरीके से देखा, अच्छी तरह से समझा और लिखा। जो भी समस्या आपको बोर्ड में राइटिंग में समस्या, तो हम उससे मुंह से बोलते हैं, तो आप उसको नोट से क्लियर करते रहा करो। अगर आपको डाउट में कोई भी क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि सर मुझे ये समस्या आ रही है और मुझे ये सवाल नहीं आ रहा है, या उसको आप अगले अगले वीडियो में उसको बता देना। तो सबसे पहले मैं आपको वही सवाल रखूंगा जो आपको नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको कमेंट में हर आंसर दिया जाएगा। ठीक है। मैं ज़्यादा तो वीडियो को लंबा नहीं खींचता, मैं वीडियो को फालतू बातें करता हूँ। इसलिए हमारा ये है, जितना भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, मन से पढ़ो। ठीक है। और जो भी कंटेंट आपको, ऐसा तो नहीं कहीं बाहर से लेके आ रहा, ये आप इसे देखो बुक्स कोई भी होती है, मास्टर माइंड, राजीव प्रकाशन, मनोहर, कुछ भी हो, देखो यूपी बोर्ड है, वो तो कहीं से भी लो, उसमें तो ये नहीं रहेगा कि यार वो मास्टरमाइंड किताब से पढ़ रहे हैं, ये यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ये सब क्लास है कुछ नहीं। बस आप कंटेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन मिलते, तो जब आपके यूपी बोर्ड की एग्जाम, तो हम एग्जाम्पल अलग से कराएंगे वो आपके। ठीक है। अभी आपकी प्रश्नावली को धीरे 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 बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके दोस्त यार मित्र हो कोई भी हो, उन्हें आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और उन्हें वीडियो बताइएगा। इसमें हर तरह की वीडियो, इसमें जॉब्स के बारे में वीडियो आती, एमपी की जीके के बारे में वीडियो भी है, आपको क्लास 9th की भी मैथ डली हुई है, बेसिक से मैथ डली हुई है, और आगे इसमें कंटेंट आता रहेगा। पर ये अपना जो सीरीज है मैथ 10th के लिए, ये आपकी परमानेंटली चलती रहेगी। कभी वीडियो लेट हो सकती है, एक आध दिन बाद आएगी, बट आएगी जरूर। ठीक है। जैसे अपने प्रश्नावली बन एक पूरी कवर कर ली है, कल अपन प्रश्नावली बन भी है, इससे कुछ सवाल और होंगे तो वो भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी तरह से पढ़िएगा। जो भी समस्या आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। जय हिंद।